हेलो स्टूडेंट। आज लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। एक्चुअली ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली इससे बहुत से क्वेश्चन जो है पेपर में आए हैं, इस वजह से हम इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा डीप में लेना चाहते हैं। और सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है रोमांटिक इमेजिनेशन। मतलब जिस देश में या फिर जिस जगह पर या जिस टेरिटरीज में या कुछ रीजन में एक कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, वहाँ की फोक सॉन्ग, पोएट्री, लिटरेचर डेवलप होता है और वो चीज उस रीजन के लोगों पर एक इम्पैक्ट होता है। उनको लगता है कि ये अपना ही एरिया है और अपनी ये जो फीलिंग है वो एक सेंटिमेंट हम कह सकते हैं उसको। तो ये जो सेंटिमेंट है उस हर सिटीजन के अंदर में आ जाता है, ये अपना एरिया है और वो अपनी लैंग्वेज कल्चर्स के प्रति बहुत प्रेम करते हैं। उनको लगता है कि हमें किसी भी हालत में इस जगह पर अपना रूल होना चाहिए और इस जगह पर ही हमें अपना एक एरिया बनाना जरूरी है या फिर कंट्री बनाना जरूरी है। तो ये फीलिंग जो आई है वो फीलिंग आई है खास करके रोमांटिसिज्म की वजह से, रोमांटिक इमेजिनेशन के कारण आई है, ध्यान में रखना है। एंड द नेशनल फीलिंग, और उससे उनको ये लगने लगा, एक नेशनल फीलिंग उनके मन में जाग गई। वो टेरिटरी या वो जो रीजन है, अपना रीजन है, जो अपनेपन की भावना है, वहां पर उनकी ग्रोथ हो गई। तो उसी चीज को यहाँ पर नाम दिया है रोमांटिक इमेजिनेशन करके यहाँ पर नाम दिया है। सबसे पहला दिया है कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट का मीनिंग आपको समझना जरूरी है कि जो रोमांटिक फीलिंग है, एक रोमांटिक इमेजिनेशन है जो खास करके एक एरिया में बहुत टाइम तक, बहुत ड्यूरेशन से एक जगह पर रहते हैं और रहते जहां पर वो आर्ट है, वहां की पोएट्री है, वहां की जो स्टोरीज है, वहां की जो म्यूजिक है, इन सभी चीजों का वहां की जनता पर एक इम्पैक्ट हुआ और उन लोगों को लगा कि ये अपना एरिया है और उनसे लोगों के अंदर एक नेशनल फीलिंग जागरूक हो गई। रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मोमेंट, नेशनल सेंटिमेंट करके यहाँ पर हमने नाम लिया है। एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि एक रोमांटिक मोमेंट शुरू हो गई, इसको हम बोलते हैं कल्चरल मोमेंट, जहां पर स्टार्ट हो गई। कल्चरल ये मोमेंट कैसे स्टार्ट हुई, उन लोगों को ये लगता था कि अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशन है, अपना फोक सॉन्ग है, अपना डांस है, लिटरेचर है, और ये अपनीपन की जो भावना है उनके मन में इतनी अंदर बैठ गई और जिसकी वजह से वहां पर रिवॉल्यूशन होने लगे। और रिवॉल्यूशन का मेन उद्देश्य ये था कि हमें किसी भी हालत में एक इंडिपेंडेंट देश बनाना है या इंडिपेंडेंट अपना एक नेशन बनाना है, ऐसे फीलिंग उनके अंदर में आ गई। उसके बाद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो इस लिटरेचर की वजह से क्या हुआ, लिटरेचर की वजह से ग्लोरिफिकेशन के बारे में आ गई, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन में एक फीलिंग आ गई, कल्चरल फीलिंग आ गई। उन्होंने इस टाइम में साइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, अपने नेशनल सेंटिमेंट के लिए उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उन्होंने खास करके सोसाइटी को ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। और ये चीज उनके अंदर इतनी ज्यादा अंदर आ गई, उनको लगा कि किसी भी हालत में हमें देश बनाना जरूरी है। और टू क्रिएट अ स्पेस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, उनको एक लगा कि हमारा एरिया, यहाँ की जो कलेक्टिव हेरिटेज है, हेरिटेज का मतलब होता है कि वहां की कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये जो बहुत पुरानी थी, और इसी चीज को उन्होंने अपनापन माना और उस रीजन को एक नेशन में कन्वर्ट वो करना चाहते थे। उसके बाद यह जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर दास ओल्ड करके मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, उसका मीनिंग आपको समझना है। सबसे पहले ध्यान में रखना है, एक जर्मन फिलोसोफर है जिसका नाम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर नाम का। उसने डायरेक्टली क्लियर करके उस पीरियड में समझाया था कि जो अपनी कॉमन कल्चर है या अपनी जो ट्रेडिशन है तो किसके अंदर रहती है, तो खास करके कॉमन पीपल के अंदर रहती है, मतलब दास वोल्क में रहती है। और एक्चुअली जो कल्चर है उनके बीच में ही रहती है और यही अपना रीजन है, ऐसा उसका कहने का वो मतलब था। तो इस वजह से लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, अपनी एक नेशनल फीलिंग उनके मन में जाग गई, खास करके वहां का लिटरेचर पढ़ के, वहां की कल्चर, ट्रेडिशन, इन सभी चीजों का उनको अपनापन उनको वहां पर लगता था। इस वजह से वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा वहां पर रिवोल्यूशन होने लगे, वहां पर रिबेल करने लगे, खास करके अपना एरिया, अपनी जगह, ऐसा वो मानने लगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिखा है रोमांटिसिज्म में स्पिरिट ऑफ नेशन उनका कैसे जागरूक हो गया।
लोगों के मन में स्पिरिट जागरूक हो गया। कैसे जागरूक हो गया? क्योंकि वहां का फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस, उनको लगा कि अपनी जो कल्चर है, बहुत पुरानी कल्चर है, ये अपना एक कलेक्टिव हेरिटेज है हमारा, और इसी को लेके हमें चलना है, क्योंकि दास वोल्क में ये लिखा था। और इस वजह से उनको लगा कि अपने इस हेरिटेज को हमें जिंदा रखना है। जिंदा कैसे रखेंगे? जब देश बचेगा तब ये सभी चीज जिंदा रहेंगी। इस वजह से उन्होंने एक इंडिपेंडेंट देश के लिए उन्होंने ये कल्पना की। हेलो स्टूडेंट, today we are going to learn a new topic. The topic name is the age of revolution 1830-1848. हमने इसके टॉपिक की शुरुआत हमने ऑलरेडी की है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। इसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया था, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। हमने रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में हमने लिया, जहाँ पर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट है, फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया। और अपने लैंग्वेज के प्रति सभी जो रीजनल वाले पार्ट में, जहाँ जहाँ पर टेरिटरी में जितने लोग रहते थे, उनको वो एरिया खास करके पसंद आता था, उनको अपनापन महसूस होता था, उनको लगता था वो अपना एरिया है। और ये रोमांटिक इमेजिनेशन वहाँ पर शुरुआत हो गई, और उसके साथ नेशनल फीलिंग जागृत होगी। नेशनल फीलिंग जो हुई वहाँ पर, तो सिर्फ वहाँ पर मदर टंग या फिर वर्नैक्युलर लैंग्वेज जिसको कहते हैं, तो वर्नैक्युलर लैंग्वेज से ये सबसे पहले शुरुआत हो गई। तो एक्चुअली क्या हुआ इन यूरोप में उस टाइम में, जैसे नेपोलियनिक वॉर हो गया, जिसको हमने नाम दिया था द बैटल ऑफ वाटरलू। द बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट हारने के बाद बहुत सा जो रीजन है, बहुत सी जो टेरिटरी है, खास करके कुछ कंट्री में डिवाइड हो गई, खास करके ब्रिटेन में डिवाइड हो गई, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इसमें वो पूरा पार्ट वो डिवाइड हो गई। तो एक्चुअली उस पीरियड में क्या क्या और कौन सी बातें हुई, वो अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर पोलैंड प्रॉब्लम्स करके, हमने यहाँ पर एक सब पॉइंट बनाया है जो आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। एक्चुअली क्या हुआ, नेपोलियनिक वॉर होने के बाद ये पोलैंड जो है रशिया का पार्ट बन गया था। मतलब रशिया का डायरेक्टली उसके ऊपर कंट्रोल था। इस वजह से वहां पर ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। एक तो पोलैंड का खुद का इंडिविजुअली ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं था, और ये रशिया था, रशिया उन पर रूल करना चाहता था, और एक्चुअली वो रूल करता ही था उनके ऊपर। और उनकी जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको डोमिनेंस वो करता था, अपने अंडर में रखना चाहता था। और एक्चुअली वहाँ की जो लैंग्वेज थी पॉलिश लैंग्वेज, तो पॉलिश लैंग्वेज को हटाने का काम भी उस टाइम में रशिया ने किया था। तो अभी हम इस टॉपिक पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे 18th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। एक्चुअली क्या हुआ, जब ये नेपोलियनिक वॉर होने के बाद खास करके कुछ कंट्री ज्यादा ग्रेट पावरफुल बनी, और ये यूरोपियन के सबसे पावरफुल पार्ट बना, यानी रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। उसके साथ पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ इंडिपेंडेंट टेरिटरी। एक्चुअली ऐसा हुआ था, जैसे हमें अभी मैंने आपको समझाया कि इस पोलैंड पर उस टाइम में रशिया का डायरेक्टली कंट्रोल हो गया था, और डायरेक्टली कंट्रोल होने के कारण पोलैंड के पास ऐसा कोई राइट्स या कोई अधिकार नहीं था, और उनको ये लग रहा था कि अपना खुद सेल्फ या फिर कोई इंडिपेंडेंट ऐसी कंट्री रहेंगी नहीं, ऐसा उनको लगने लगा। उस टाइम में क्या हुआ कि नेशनल फीलिंग केप अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो वहां पर क्या हुआ कि जो पॉलिश लैंग्वेज जो थी, उस पॉलिश लैंग्वेज को उन्होंने जिंदा रखा, और उन्होंने अपना कल्चर, ट्रेडिशन, ये उन्होंने खास करके उन्होंने अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया। कैरोल कर्नपस्की नाम का जो यहाँ पर है, उन्होंने अपना खास करके म्यूजिक के जरिए और सॉन्ग के जरिए उन्होंने अपने कल्चर को जिंदा रखा। उसके साथ साथ किसी भी हालत में उन्होंने पोलोनाइज जो फोक डांस था और मजूरका जो फोक डांस था, उसको उन्होंने ज्यादा इंस्पायर किया, मतलब अपने ट्रेडिशन को उन्होंने जिंदा रखा। अगर पोलैंड जिंदा है तो पोलैंड जिंदा इसलिए रहा क्योंकि उस टाइम में वहाँ के लोगों ने खास करके म्यूजिक के जरिए, अपने मदर टंग के जरिए उन्होंने अपने देश को जिंदा रखा, अपने लैंग्वेज को जिंदा रखा। और इसी वजह से रशियन जो पीपल थे, रशिया का जो रूल था, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था। और बाद में यहाँ पर हम लेते हैं कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पॉलिश लैंग्वेज वाज इन फोर्स स्कूल एंड आउट स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज इम्पोज एवरीवेयर। रशिया ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था स्कूल में, मतलब जहां पर पोलैंड का भी रीजन आता है, उस पोलैंड के रीजन में उन्होंने खास करके
स्कूल में सिर्फ रशियन लैंग्वेज सिखाने के लिए बोला, और पोलिश जो लैंग्वेज है, पोलैंड की जो लैंग्वेज थी, वो वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ, और इस कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं पॉलिश यानी पोलैंड वालों को ऐसा लगने लगा था कि अपने साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और इस अन्याय के प्रति हमें आगे जाना चाहिए, ऐसा बहुत से लोगों को लगने लगा। तो एक्चुअली क्या हुआ, खास करके इन 1831 एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल। तो एक्चुअली क्या, वहां की जनता ने क्या किया, रशिया के खिलाफ में चले गए, रशियन रूल के खिलाफ में वहां को खिलाफ में गए, रेजिस्टेंस करने लगे, उनके खिलाफ में जाने लगे, वो अपोज करने लगे। उनको लगता था कि किसी भी हालत में अपनी कल्चर ट्रेडिशन जिंदा रहनी चाहिए, पॉलिश लैंग्वेज जिंदा रहेगी तो ये अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर ट्रेडिशन, ये फोक डांस, ये सब कुछ जिंदा रहेगा, ऐसा उनको लगने लगा। इस वजह से उन्होंने रशिया के खिलाफ में वो जाने लगे। उसके साथ आप बताते क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली क्या हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल अगर किसने की, तो वो उस टाइम में जो क्लर्जी थे और बिशप थे, इन्होंने उस टाइम में क्या किया, उस पोलैंड वाले रीजन में या टेरिटरी, इस जगह पर उन्होंने चर्चेस में और वहां पर जो रिलीजियस गैदरिंग वगैरह होती थी उस टाइम में उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट दिया, और उसी भाषा में वो इंस्ट्रक्शन वगैरह मेंटेन करते थे। और ये बात उस टाइम में किसी भी तरीके से रशियन लोगों को पसंद नहीं थी, उनको लगता था कि रशियन लैंग्वेज यहाँ पर यूज होनी चाहिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस उस टाइम में पॉलिश लैंग्वेज वालों ने किया, और इसका बदला लेने के लिए रशियन लोगों ने, खास करके रशियन पावर ने इसका मिसयूज किया पावर का, और वहां के बिशप और क्लर्जी लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, जो खास करके सर्बिया में जेल में डालना शुरू कर दिया, जो उस टाइम में रशियन अथॉरिटी में था, और उनके ऊपर अन्याय करना शुरू किया। तो पहली बार ऐसा हम कह सकते हैं, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत या फिर रिबेल की जो शुरुआत है, पॉलिश लोगों ने अच्छी खासी करना शुरू कर दिया, और उन्होंने लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट दिया। आज एक पोलैंड एक अलग देश इंडिपेंडेंट है, तो क्यों है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम में अपने लैंग्वेज को उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया, अपने कल्चर को उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया, उन्होंने हर अपने चीजों को इंपॉर्टेंट दिया, फोक डांस जो है, पोलोनाइज एंड मजूरका, इन सबको उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया। इस वजह से वो जिंदा रहा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो खास करके इस पॉइंट में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि रशिया ने अपना जो प्रॉब्लम है, रशिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि खुद का इंडिपेंडेंस उन्होंने रिबेल करके अपने कल्चर को जिंदा रखना, अपने लैंग्वेज को जिंदा रखना, ये ज्यादा उन्होंने रेजिस्टेंस किया, और खास करके रशिया को उन्होंने दिखा दिया। इसको बोलते हैं नेशनल रेजिस्टेंस, इसको हम कह सकते हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक इसमें